आप सबका धन्यवाद जो हमारे पार्टी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंचकर हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने समय दिया। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री ब्रिजलाल राबड़ी जी, हमारी लोकप्रिय उत्तर प्रदेश कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता श्रीमती आराधना मोना मिश्रा जी, पूर्व मंत्री और प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी माननीय श्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी, पूर्व मंत्री प्रांतीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के माननीय श्री नकुल दुबे जी, माननीय श्री अनिल यादव जी, माननीय श्री शिव पांडे जी, माननीय श्री अशोक सिंह जी, सभी पत्रकार बंधुओं, सीधा पॉइंट पे जो आज की जो प्रेस वार्ता एआईसीसी द्वारा जो बुलाई गई, अति महत्वपूर्ण विषय पे बुलाई गई है। 9 साल केंद्र की सरकार, मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है और ये 9 साल का कार्यकाल कैसा रहा, इसको लेकर देश की जनता के दिल में बहुत निराशा है। हर वर्ग इस सरकार से निराश हुआ है। इन 9 साल में कोई वायदे इन्होंने पूरे किए नहीं और कांग्रेस पार्टी, प्रश्न बहुत हैं, असंख्य प्रश्न है, लेकिन 9 साल 9 सवाल। हम 9 साल 9 सवाल यानी कि इस सरकार से पूछना चाहते हैं। मैं वो एक एक करके प्रश्न आपके बीच में रखता हूं जो हम 9 प्रश्न पूछ रहे हैं और उन 9 प्रश्नों पे सरकार जवाब दे। वैसे तो 9 साल जन जन बदहाल, ये इस सरकार का नारा होना चाहिए क्योंकि हर वर्ग बदहाल कर दिया इन्होंने। मगर प्रश्न है 9। पहला प्रश्न अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे। ऐसा क्यों है, हमारा कांग्रेस का प्रश्न सरकार से, ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? क्यों अमीर और अमीर हुए हैं आपके कार्यकाल में, गरीब और गरीब यानी कि अमीर और गरीब में अंतर विश्व के इतिहास में रिकॉर्ड स्तर पे आज भारतवर्ष में पहुंच गया है? क्यों सार्वजनिक संपत्तियों को, पब्लिक सेक्टर को, मोदी जी के मित्रों को क्यों बेचा जा रहा है और आर्थिक विषमताएं क्यों बढ़ रही हैं? ये हमारा अर्थव्यवस्था को लेकर पहला प्रश्न है। आप जानते हैं जब 400 रुपए पे सिलेंडर था, 70 रुपए पे प्रति लीटर पेट्रोल था और 50 रुपए पे डीजल था, तब इनका नारा था बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार बीजेपी सरकार। अब ये कह रहे हैं कि महंगाई पे निमंत्रण पा लिया गया है, तो क्यों वही सिलेंडर 1150 पे है, पेट्रोल 95 से 100 रुपए पे पहुंच चुका है और डीजल 90 से ऊपर पहुंच चुका है? अर्थव्यवस्था को लेकर ये हमारा पहला प्रश्न था। अर्थव्यवस्था में और भी बेहद गंभीर प्रश्न है। बेरोजगारी का संकट, रिकॉर्ड स्तर पे आज बेरोजगारी है। नोटबंदी की मार से अभी देश उभरा नहीं, इन्होंने एक और मिनी नोटबंदी का फैसला लिया है। टैक्स टेररिज्म चरम सीमा पर है और छोटे और मध्यम उद्यमों की कीमत पर पीएम के कुछ चुने हुए उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। दूसरी ओर असमानता, गरीबी, भुखमरी और कुपोषण में रिकॉर्ड वृद्धि हुई। ये डिटेल आपको हम अपने प्रेस नोट में देंगे। अगला प्रश्न हमारा, दूसरा प्रश्न, पहला अर्थव्यवस्था का हो गया, दूसरा हमारा प्रश्न है एग्रीकल्चर और किसान। ऐसा क्यों है
कि पिछले 9 सालों में भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई, हालांकि किसान के खर्चे दुगने आपके समय हो गए। डीजल लगभग दुगना, फर्टिलाइजर की कीमत लगभग दुगनी, किसान के खर्चे तो दुगने हो गए, लेकिन आपका वायदा था आमदनी दुगनी 2022 तक, वो क्यों नहीं हो पाई? और ऐसा क्यों है कि काले कृषि कानूनों को रद्द करते समय जो किसान संगठनों के साथ जो समझौता आपका हुआ था, वो अभी तक लागू क्यों नहीं किया गया? एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी गई? ये हमारा एग्रीकल्चर और फार्मर्स यानी कि किसानों से संबंधित ये हमारा प्रश्न है इस सरकार को। इसमें भी बहुत से प्रश्न और हैं, असंख्य। क्यों हमारे समय कोई टैक्स नहीं था कृषि में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों पे, लेकिन आपने जीएसटी कृषि उपकरण पे 12%, ट्रैक्टर के टायर अन्य पुर्जों पे 18%, कीटनाशकों पे 18%, आपने क्यों उन पे टैक्स लगा दिया? क्यों कृषि सब्सिडी में आपने रिकॉर्ड कटौती करी? क्यों आपने केंद्रीय बजट में कृषि के लिए आवंटित होने बजट में रिकॉर्ड कटौती करी? क्यों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपर्याप्त फसल बीमा किसानों को मिल रहा है और किसान आत्महत्याओं को रोकने में आपकी सरकार पूर्णतः नाकाम क्यों साबित हुई है? बहुत से प्रश्न हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य प्रश्न, जैसे मैंने कहा कि भाई आपने आमदनी दुगनी का वायदा किया था, लेकिन खर्चा दुगना हो गया, किसान पे कर्जा दुगना हो गया, आमदनी वहीं की वहीं किसान की है। आज कृषि संकट देश में है। 3 कृषि कानूनों को वापस लेते समय जो समझौता हुआ किसान संगठनों के साथ, न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को गारंटी किसान को दिलवाने का, आज तक उस समझौते पर जो एक कमेटी बनी, उस कमेटी की आज तक कोई बैठक तक नहीं हुई। तो आप किसान के लिए इन प्रश्नों पर जवाब दें। तीसरा हमारा प्रश्न, पहला अर्थव्यवस्था, दूसरा किसान, तीसरा प्रश्न भ्रष्टाचार और मित्रवाद। हमें बताने की जरूरत नहीं, मित्रवाद का नाम आता है तो किसका नाम आता है? ऐसा क्यों है कि एक बड़े उद्योगपति समूह अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए एलआईसी और एसबीआई में जमा जनता के खून पसीने की कमाई को दांव पर लगा दिया गया? भ्रष्टाचार को खत्म करने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी इस पर जवाब क्यों नहीं देते? और इस बात पे क्यों नहीं जवाब देते कि अदानी समूह में की फर्जी कंपनियों में जो 20,000 करोड़ रुपए, जिसका ये नहीं पता चल रहा है ये किसके हैं, वो देश के सामने बताए वो किसके हैं, किसने उनमें निवेश किया? ये एक प्रश्न राहुल जी ने देश की संसद में भी अपने आखिरी व्यक्तित्व में, आखिरी वक्तव्य में, जब तुरंत बाद उनकी उसके बाद मेंबरशिप पे फैसला आया, आपने देखा जिस तेजी से उनकी मेंबरशिप रद्द की गई, उस फैसले के बाद वो भी देश ने देखा। ये प्रश्न उठाए थे, भ्रष्टाचार पे और मित्रवाद पे प्रश्न उठाए थे, लेकिन इस सरकार के पास इन प्रश्नों का कोई जवाब नहीं था। जवाबी कार्रवाई जरूर की गई राहुल जी पे, लेकिन सरकार के पास कोई जवाब नहीं था। तो इसीलिए हमारा तीसरा प्रश्न, आपके माध्यम से हम सरकार से तीसरा प्रश्न पूछना चाहते हैं। चौथा प्रश्न, चीन और राष्ट्र सुरक्षा को लेकर ऐसा क्यों है कि चीन की सीमाओं पर लगातार गतिविधियों के बावजूद चीन को लाल आंख दिखाने की बात करने वाले प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उनको क्लीन चिट दे दी चीन को, जबकि आज भी चीन हमारी देश की जमीन पे कब्जा करे बैठा है। ये हमारी देश की फौज भी और फौज के हमारे आला अफसर भी इस बात को ना सिर्फ कह चुके हैं, मगर वो इस बात का भी संकल्प ले चुके हैं कि भाई उनका हमें अपना कब्जा छुटाना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने 2020 में उन्हें क्लीन चिट दी। किस आधार पे दी?
और उसके बाद से चीन को लेकर ये सरकार चुप्पी, चीन के मामले पे सरकार ने चुप्पी क्यों साधी हुई है, ये हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा पांचवा प्रश्न, चौथे प्रश्न में भी हमारे कई अंदर असंख्य राष्ट्र सुरक्षा को लेकर असंख्य ऐसे प्रश्न हैं जो हम आपके बीच में रख सकते हैं। चीन पर बीजेपी की चुप्पी की बात रही हो, पुलवामा हमले में सरकार की पूर्ण रूप से नाकामी रही हो, विफलता रही हो, राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का अभाव इस सरकार की रणनीति में, कूटनीति में देखने की चाहे बात हो, चाहे जलता हुआ पूर्वोत्तर हो, हम उस बारे में भी सवाल पूछ सकते हैं, चाहे अपर्याप्त रक्षा बजट हो और चाहे अग्निपथ योजना की बात हो। प्रश्न बहुत है राष्ट्र सुरक्षा को लेकर, लेकिन हम जो मुख्य रूप से पूछ रहे हैं वो चीन से और चीन के बॉर्डर से संबंधित ये प्रश्न आज पूछना चाह रहे हैं। पांचवा हमारा प्रश्न सामाजिक सद्भाव पर। ऐसा क्यों है कि चुनावी फायदे के लिए जानबूझकर बंटवारे की राजनीति को हवा दी जा रही है देश के कोने कोने में, और समाज में डर का माहौल बनाया जा रहा है। अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है। जानबूझकर धार्मिक अल्पसंख्यकों को टारगेट किया जा रहा है सरकार द्वारा लगातार 9 साल से। हेट स्पीच को बढ़ावा दिया जा रहा है, यहाँ तक कि हिंसा के लिए लोगों को उकसाया जा रहा है। ऐसा वातावरण देश में बन रहा है और चुनावी लाभ के लिए भारत के राज्यों को निशाना बनाया जा रहा है और उनकी उपेक्षा की जा रही है। और प्रधानमंत्री जी कभी शांति की अपील नहीं करते। ये एक नए किस्म के प्रधानमंत्री जी, बाकी हर बात पे बोलते हैं, मगर कभी देश में कहीं तनाव की स्थिति पैदा हो तो प्रधानमंत्री जी ने 9 साल में शांति की अपील कहीं नहीं करी। ऐसा क्यों? ये प्रश्न हम प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, इस सरकार से पूछना चाहते हैं। हमारा अगला छठा सवाल, 5 सवाल हो गए, छठा सवाल हमारा सामाजिक न्याय। ऐसा क्यों है कि महिलाओं, दलितों, SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है? उनके खिलाफ हो रहे अत्याचारों पर प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। वह जाति जनगणना की मांग को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? वो हमारे देश की महिलाओं के मान सम्मान और इज्जत की जहां बात आती है, उनको, उनकी न्याय की गुहार को क्यों नजरअंदाज कर रहे हैं? जो आज हम देख रहे हैं, जिसका अभी जो ज्वलंत उदाहरण है वो हमारे देश की खिलाड़ी बेटियां, 7 ऐसी बेटियां जिसमें एक अंडर एज बेटी भी शामिल है, जो लगातार पिछले कई महीनों से सरकार के हर दरवाजे पे बेटियां गई और सरकार से न्याय की मांग ये बेटियां कर रही, मगर सरकार ने उनकी हर गुहार को अनसुना किया है। और एक ओर तो लोकतंत्र के मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा था और दूसरी ओर हमारी देश की बेटियों को जो न्याय की गुहार कर रही थी उनको दिल्ली की सड़कों पे घसीटा जा रहा था, रौंदा जा रहा था। और प्रधानमंत्री जी की तरफ से ना कोई बात आई, ना अपील आई, ना उनसे बात की गई। ये वही प्रधानमंत्री जी हैं जो इन बेटियों के साथ जब ये मेडल लेके आती थी तब तस्वीर खिंचवाने में और इन सभी खिलाड़ियों द्वारा जीते गए मेडलों के श्रेय लेने के लिए सबसे पहले इनके साथ बातचीत करते हुए वीडियो आते थे, उनकी तस्वीरें आती थी। लेकिन आज 4 महीने के बाद और इस तरह के हमारी बेटियों के तिरस्कार के बावजूद प्रधानमंत्री जी चुप क्यों हैं, ये देश जानना चाहता है। ये वो देश है जहां एक नारी के अपमान के बाद
कुरुक्षेत्र के अंदर, हरियाणा कुरुक्षेत्र जहां से मैं आया हूं, वहां पर महाभारत का युद्ध हुआ था। ये देश नारी का अपमान नहीं सहता और ये देश प्रधानमंत्री जी से सवाल ये पूछना चाहता है। तो हमारे ये सवाल, ये हमारा छठा सवाल, सामाजिक न्याय। इसके साथ साथ हमारा सातवां सवाल लोकतांत्रिक संस्थाओं को लेकर। ऐसा क्यों है कि विपक्षी दलों और नेताओं के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है पूरे देश में? क्या जनता द्वारा चुनी हुई विपक्षी दलों की सरकारों को भाजपा ने ऑपरेशन कमल के माध्यम से खुले रूप में गिराने के बार बार प्रयास नहीं किए, जिनका बदला लोगों ने अभी कर्नाटक के अंदर कांग्रेस को एक प्रचंड बहुमत देके किया? क्या पिछले 9 सालों में संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर नहीं किया गया? क्या धनबल से चुनी हुई सरकारों को, क्या जनता के जनमत से चुनी हुई सरकारों को धनबल का प्रयोग करके अस्थिर करना, क्या यही राजधर्म है? क्या जांच एजेंसियों को दुरुपयोग करके देश के प्रत्येक विपक्षी दल के नेता की आवाज को दबाने के और कुचलने के प्रयास करना, क्या ये लोकतंत्र की परिभाषा है? क्या देशद्रोह के कानून का लगातार इस देश में दुरुपयोग करना, क्या ये प्रजातंत्र की नैतिकता है? क्या संसद को ढंग से ना चलाने देना? संसद में मैं एक और बात इसमें आपको कह सकता हूं, मैं स्वयं देश की सबसे बड़ी पंचायत का पिछले लगभग 20 वर्षों से सदस्य हूं, संसद का सदस्य हूं। हर तरह का हमने वहां सदन में वातावरण देखा इन 20 वर्षों में, लेकिन ये पहली बार हुआ है जब राहुल जी की मेंबरशिप को जिस रूप से निरस्त किया गया, जब सूरत कोर्ट के अंदर एक जजमेंट आई और रातों रात उसका स्पीकर ने संज्ञान लेते हुए अगले दिन कार्रवाई करी। बुलेट ट्रेन अहमदाबाद से बंबई तक पहुंचने जा रही थी, लेकिन बुलेट ट्रेन सूरत से दिल्ली पहुंच गई और उसके बाद सत्ता दल के सांसदों ने ही संसद नहीं चलने दी। ये हमने 20 साल के मेरे अनुभव में और उससे पहले भी ये पहली बार ऐसा हुआ है। विपक्ष तो कई बार किसी न किसी बात को लेकर सदन की कार्रवाई के समय जनता की आवाज उठाने के लिए वेल में आती है या सरकार से या सभापति से आग्रह करता है विपक्ष कि इस विषय पे चर्चा हो, इस तरह का कई बार, लेकिन संसद सत्तारूढ़ दल के सांसद ही ना चलने दे, ऐसा हमने पहली बार देखा। तो ये क्या संसद क्यों आप एक जो संवैधानिक हमारी संस्था है उसकी कार्यशैली को, कार्यप्रणाली को आप तार नहीं कर रहे? ये सारे सवाल हमें हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर बनाने के सरकार के कुप्रयासों को लेकर है। हमारा 8वां सवाल जन कल्याण योजनाएं। ऐसा क्यों है कि बजट में कटौती करके मनरेगा जैसी जन कल्याण की योजनाओं को कमजोर किया गया इस देश में? गरीब, आदिवासी एवं जरूरतमंदों के सपनों को क्यों कुचला जा रहा है? मनरेगा के बजट को जिस रूप से सरकार ने कम किया है, उससे लगभग 15 लगभग करोड़ परिवार देश में प्रभावित हो रहे हैं। एलपीजी की अब तक की उच्चतम कीमतों के कारण उज्ज्वला योजना का लाभ बेहद सीमित हो गया है, जैसा आप जानते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ केवल विज्ञापन तक सीमित हो गया है। निर्भया फंड में पड़ा पैसा खर्च नहीं किया जा रहा।
ये क्या भाजपा संदेश देना चाह रही है, लगातार एक एक उदाहरण मैं नहीं देना चाहता, लेकिन भाजपा का कोई पदाधिकारी, कोई सांसद, कोई मंत्री अगर किसी बेटी द्वारा किसी ऐसे पदाधिकारी पर, किसी सांसद मंत्री पर कोई गलत हरकत के आरोप लगते हैं तो सारी सरकार उसके बचाव में, भाजपा उसके बचाव में आ जाती है, कोई कार्रवाई होती नहीं। तो क्या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा केवल बेटी बचाओ और बीजेपी के सांसदों और मंत्रियों से बचाओ का नारा होके रह गया है? ये सारे प्रश्न उठते हैं, लेकिन जैसे हमने कहा कि हमारा मुख्य प्रश्न जो इसमें है वो आपको इसी रूप से बुजुर्गों, विधवाओं, विकलांग लोगों को अपर्याप्त पेंशन की बात रही हो, दलितों, आदिवासियों, ओबीसी, अल्पसंख्यकों छात्रवृत्ति जो छात्रवृत्ति जो बंद हो गई है उसकी बात रही हो, और चाहे स्वच्छ भारत अभियान की सफलताओं को जिस रूप से बढ़ा चढ़ाकर एक और पेश किया गया, लेकिन वास्तविकताओं को पूर्ण रूप से ढक दिया गया, चाहे वो बात रही। और हमारा आखिरी प्रश्न, अभी 9 साल 9 सवाल, सवाल तो असंख्य हैं, लेकिन आप असंख्य सवाल लिखते हुए आपको आपके लिए थोड़ा सा हमने शॉर्टकट लेते हुए 9 साल केवल 9 सवाल, तो इसीलिए हम 9वें सवाल और अंतिम सवाल, ऐसा क्यों है कि कोरोना के कारण 40 लाख लोगों की मौत के बाद उनके परिवारों को मुआवजा देने से मना किया गया? बार बार कांग्रेस पार्टी द्वारा, राहुल जी द्वारा मांग के करने के बावजूद क्यों अचानक लॉकडाउन करके लाखों कामगार साथियों को घर जाने के लिए मजबूर किया गया और उनके हाल पर उनको छोड़ दिया गया? असंख्य लोगों ने असंख्य पीड़ाओं का सामना किया। मोदी सरकार ने, सब जानते हैं, कोविड के गंभीर खतरों को लेकर मिल रही चेतावनी को पूर्ण रूप से पहले नजरअंदाज किया, फिर 4 घंटे के नोटिस के साथ लॉकडाउन करके जो गरीब कामगार, श्रमिक करोड़ों की संख्या में जो हमारे देश को आगे लेके जाने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं, उनको उनके हाल पर छोड़ दिया गया। ऐसी असंवेदनशील सरकार आज देश में है जिसका आप देख रहे हैं।